बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS एस्पिरेंट्स और जनरली तमाम मुल्क के नौजवानों जो सब देख रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन इसमें भी बेहतरी थी कि सब लोग फारिग हो जाते तो फिर स्टार्ट किया जाता। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने फ्री लेक्चर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि जिसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को अहम टॉपिक्स को मैं डिस्कस करता हूं। तो उसी की एक आज का भी लेक्चर है। इसमें मैं आज डिस्कस करूंगा इंग्लिश एसे को, कि जो कि एक आज का लेक्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, बैकबोन की हैसियत रखता है आपकी प्रिपरेशन में। चूँकि इंग्लिश एसे इज़ अ नाइटमेयर, so called English essay is a nightmare for the CSS aspirants, for all the CSS aspirants। इसको समझा जाता है कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है और इसको जो है पास करना या इसमें अच्छे नंबर लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। लिहाजा इंग्लिश एसे CSS के लिए भी कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस और अपनी मेहनत और लगन और फोकस के साथ हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं और इंग्लिश एसे जो है उसको भी पास किया जा सकता है। तो हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ऐसे आपने जो लोग फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं या डिफरेंट चीज़ों के लिए अक्सर हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा होता है कि जी आपने एक पेज का ऐसे अपने बारे में लिखना है, या फिर कोई कंपटीशंस होते हैं उसमें वो कहते हैं कि जी ऐसे लिखें आप, या मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐसे लिखने का कहा जाता है। तो ऐसे की बहुत सी इक़साम हैं। इक़साम इस लिहाज से कि कौन आपको ऐसे लिखने का कह रहा है, इस लिहाज से बिकॉज चीज कौन कह रहा है आपने पिछले अगर आप बीमार हो गए, पिछले वीक में क्या खाया, तो आपका जवाब ऐसे होगा कि पिछले एक वीक में एक दो दफ़ा मैंने बाहर से चीज़ खाई और बाकी घर नहीं खाता रहा, इस तरह का जवाब होगा। लेकिन इसके बाद अगर आपका दोस्त पूछ गया आपने पिछले एक हफ्ते में क्या खाया, एक वीक में, तो आप कहेंगे यार मैंने पिज़्ज़ा खाया, मैंने शवारमा खाया, मैंने ये भी खाया, मैं उधर भी गया, मैंने वो भी खाया। तो आपका जवाब डिफरेंट होगा। लिहाजा CSS आपसे जो सवाल कर रहा है, ऐसे जस्ट लाइक अ क्वेश्चन, ऑल द टॉपिक्स आर क्वेश्चंस, आपने उसका आंसर करना है। लेकिन आपने किसको आंसर करना है? CSS को, CSS के लिहाज से FPSC को वो आंसर करना है। तो ये चीज़ सबसे पहले अपने जहनों में बिठाएं कि आप ऐसे किसके लिए लिख रहे हैं, किसको जवाब दे रहे हैं। तो हम जो किस्म ऐसे की पढ़ेंगे वो ऐसे कि जो FPSC के लिए लिखा जाता है, जो कि एक सिविल सर्वेंट लिख सकता है, जो कि एक ब्यूरोक्रेट लिख सकता है, बजाय इसके कि एक स्कॉलरशिप वाला ऐसे हो या एक ऐसे कि जो एक स्टूडेंट वाला ऐसे हो। नहीं, एक ब्यूरोक्रेट वाला ऐसे। और ऐसे इज़ जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है आपका ऐसे, इट डिवल्जेस योर पर्सनैलिटी। तो इस चीज़ लिहाजा इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ़र्ज़ करें कि एक टॉपिक आ जाता है और आप उसके ख़िलाफ़ ऐसे लिखते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में शो करेगा कि ये चीज़ आपको पसंद नहीं।
लेकिन अगर आप उसके हक में भी और उसके खिलाफ भी लिखते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को साथ लेकर चलते हैं, तो ये शो करेगा कि यू आर अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, यू हैव अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। तो देखें इस तरह ऐसे आपको इफेक्ट करता है। तो मैंने जैसा कि कहा कि हम ऐसे प्रिसाइजली उस ऐसे को डिस्कस करेंगे कि एफपीएससी जो ऐसे मांगता है, हु इज आस्किंग। इसमें सबसे पहले हु एक क्वेश्चन है कि जिसको हम डिस्कस करेंगे कि जब हमें ये पता चल जाता है कि कौन हमसे सवाल कर रहा है, जैसे मैंने एक दोस्त और एक टीचर के सवाल के बारे में बताया, तो हमें बहुत सारे इसमें चीज़ें मिल जाती हैं। वो क्या कि प्रॉपर अप्रोच, कि हमने किस अप्रोच के साथ चलना है। दोस्त के साथ जब बात करें हम बड़े फ्री होंगे, बजाय इसके किसी और को जवाब दे रहे हो। और प्रिसाइजनेस, हम प्रिसाइज भी होंगे जब हमें ये पता चल जाएगा, उस लिहाज से प्रिसाइज होंगे कि प्रिसाइज क्या बात करनी है, क्या पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने हैं। और प्रायोरिटाइजेशन, हम प्रायोरिटी बनाएंगे, हम प्रायोरिटी उस चीज़ को देंगे कि जो सवाल कर रहा है वो जो हमसे सुनना चाहता है उस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, कि वो जो हमसे चाहता है वो चीज़ लिखेंगे हम। और कंसाइजनेस, कंसाइज, कंपैक्ट, ऐसे नहीं कि बिखरी हुई एक चीज़, इतनी बड़ी चीज़ के जो काबू में ही नहीं आ रही। ये एक दफ़ा जो शुरू कर दिया और वो काबू में ही नहीं आ रहा, वो कैसा ब्यूरोक्रेट है, वो कैसा सिविल सर्वेंट है, वो कैसा सिविल सर्वेंट होगा कि जिसको एक प्रॉब्लम दी जाए वो उससे बिखर जाए। पाकिस्तान को तो ऐसे सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत है कि जो कि इंटेलेक्चुअल्स हों, इंटेलिजेंट हों, कि जो प्रॉब्लम्स को बजाय इसके कि बखेर दें। पाकिस्तान के हालात भी पहले ही जैसे हैं, बजाय इसके कि वो बखेर दें, वो उसको हल करें, उसको कंसाइज करें, उसको एक नटशेल में बंद कर दें और उनको समझ आ जाए उस चीज़ की कि क्या है और मैंने क्या लिखना है और मैंने इसको कैसे हैंडल करना है। और इफ़ेक्टिवनेस, उसमें इफ़ेक्टिवनेस हो, आप जो बात करें, आप जो लिखें, पुरअसर हो। जब आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर कोई बात करें, पुरअसर हो, उसके दिल को लगे जो सुने। असल मकसद तो ये है, असल मकसद ये नहीं है कि आपने पावर हासिल करनी है, आपने ये करना है वो करना है, नहीं। असल मकसद इसका देखें, क्यों सीएसएस इंग्लिश एसे को रखा गया। ये असल में इसके मकासद हैं कि हम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एबिलिटीज़ को तो देखें कि हम जो चाहते हैं क्या वो एबिलिटीज़ हैं। हम ये समझते हैं कि जी 10 टॉपिक्स होंगे, उसमें से एक टॉपिक चूज़ करना है, उस पर ऐसे लिखाना है, बस दैट्स इट, दिस इज़ ऐसे। नो, दिस इज़ नॉट ऐसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई एफपीएससी हैज़ केप्ट दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट। एफपीएससी ने क्यों इंग्लिश ऐसे को इंट्रोड्यूस करवाया, क्यों इंग्लिश ऐसे रखा हुआ है, कोई तो इसका मकसद होगा। तो उस मकसद को जाने, आज मैं आपके साथ मिलकर वही मकसद को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो जब आपको पता चल गया कि कौन कह रहा है, जब एफपीएससी कह रहा है, तो इसके मुताबिक हमने मटेरियल लिखना है। एक ऐसा मटेरियल जो कि एक ब्यूरोक्रेट के शायान शान हो, एक सिविल सर्वेंट के शायान शान हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी, वाई, यानी कि क्यों ये पूछा जा रहा है। देखें माय डियर सीएसएस एस्पायरेंट्स, जब आपने सिविल सर्विस में जाना है तो उसमें आपको पॉलिसी पेपर्स लिखने पड़ेंगे, उसमें आपको मेमोरेंडा लिखने पड़ेंगे, इस तरह के बेशुमार चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। समरी वज़ीर आज़म को जो आप भेजते हैं, नोट जो आपके चीफ मिनिस्टर को आई थिंक जो भेजते हैं, इफ़ आई कैन रिकॉल, तो ये सब चीज़ें ये एक सिविल सर्वेंट नहीं तो लिखनी होती हैं। तो ये चीज़ें एक ऐसे कैंडिडेट को वो सिविल सर्वेंट बना दें कि जिसकी ग्रामर ही नहीं ठीक, जिसको वोकैबलरी, प्रॉपर वोकैबलरी ही नहीं है जिसके पास,
तो वो कैसे ये सब हैंडल करेगा? यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच लिखनी है, यूनाइटेड नेशंस में कुछ बोलना है, उसको पता ही नहीं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो ये देखें कि किस लिए ज़रूरी है ये चीज़ें। और क्रिटिकल एनालिसिस के जो कैंडिडेट है उसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस की एबिलिटी हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको गौर से सुने, गौर से। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब कि आप उसके हर पहलू को डिस्कस कर रहे हैं। उसने यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस करने के लिए कह दिया, आप उसकी हिस्ट्री और ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सिर्फ ये सब नहीं लिख कर आए। इसके अलावा क्रिटिकल एनालिसिस, भाई उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, इसके रास्ते में रुकावटें क्या हैं, ये कैसे काम कर रहा है, ये सब कुछ आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स लिखने हैं कि पाकिस्तान की क्यों नहीं सुनी जाती, अमेरिका की क्यों इतनी सुनी जाती है, और जो हमारे अरब ममालिक हैं इनका क्या स्टेटस है। ये सब कुछ क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस। हर पहलू से आपने सुना है। और इंटीग्रेटेड थिंकिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड थिंकिंग का मतलब है कि आप एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन से कैसे जोड़ते हैं। आप पुलिस ऑफिसर बना दिया, आपको एसपी लगा दिया, इंटीग्रेटेड थिंकिंग की ही आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, तो आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे? एक मर्डर का केस है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप उसके एक पहलू को दूसरे पहलू से कैसे जोड़ेंगे? आपने एक पहलू देख लिया, लेकिन वो आप दूसरा पहलू जब देखने गए वो आपको भूल गया पहला वाला पहलू। तो क्या आप इस काबिल हैं कि आप एक एएसपी बन सकें? अपने अंदर झांकें, ये कैपेबिलिटीज़ पैदा करें अपने अंदर, क्योंकि एफपीएससी देख लेता है किसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं, कौन हमें चाहिए। तो अपने अंदर ये कैपेबिलिटीज़ पैदा करें। और क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड कॉन्सेप्ट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स और आपका माइंड क्लियर हो, आप जो कह रहे हैं आपको पता हो कि आप क्या कह रहे हैं। ये नहीं कि मुंह उठा के बस लिख दिया, जो जहन में आया लिख दिया, नहीं, आपको पता हो आप क्या लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। मेरे एक टीचर थे, बड़ी ही एक फेमस जो है उनकी एक सेंटेंस है, वो कहते हैं 2 चीज़ें जो है वो बड़ी मैटर करती हैं पॉलिटिक्स में खास तौर पर, लेकिन मैं कहता हूँ हर जगह वो अहम है। नंबर 1 स्टाफ, नंबर 2 टाइमिंग। क्या आप जो बात कर रहे हैं आपके अल्फाज क्या हैं, आपका मीनिंग क्या है अल्फाज का, और वो अल्फाज कहने का और वक्त क्या है, ये बहुत मैटर करती हैं। अब मेन चीज, ऐसे की मेन चीज स्टूडेंट्स ने नोट किया है कि स्टूडेंट्स ऐसे खास तौर पर इंग्लिश से बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो जाते हैं। इंग्लिश नाम सुनकर उनका ख्याल है इंग्लिश पेपर है, हमारा लैंग्वेज का टेस्ट है। सिर्फ नहीं, ये सिर्फ आपका लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, काफ़ी हद तक लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा हद तक ये आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि आप अपने अंदर उस सवाल के कॉन्सेप्ट्स को किस तरह रखते हैं और उसको बयान कैसे करते हैं। तो ये कभी कभार, बल्कि अक्सर मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स ने ऐसे लिखा होता है कि जो टीचर को इम्तिहान में डाल देता है। अब वो आपका पेपर चेक कर रहा है, तो उसका इम्तिहान नहीं है। यूं समझें कि आपने उसकी उंगली पकड़कर आपने उसको अपने बाग में सैर करवानी है, आपने उसमें फूल लगाए हैं, आपके अल्फाज फूल हैं, और आपने उसकी उंगली पकड़कर उसको सैर करवानी है उस बाग में से। तो बराहे मेहरबानी, बराहे करम, उस बाग में कांटे ना उगाएं, उसमें फूल ही रहने दें। अब कांटे क्या चीज़ है? कांटे ये चीज़ है कि आपने ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स लिख दिए कि जो वो चेक कर रहा है, या तो उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं, या फिर उसको समझ आ रहा है, इंसान है, या फिर उसको समझ नहीं आ रहे, आपका तरीक़ाकार उसको समझ नहीं आ रहा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप लिखते जा रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाइंस के,
या वोकेबलरी को इतनी हाई यूज़ कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि मैं वोकेबलरी को यूज़ करूँगा और जो पेपर चेक करने वाला है कि जी उसको मैं इम्प्रेस कर दूँगा। बिल्कुल नहीं, आपकी इंग्लिश से वो इम्प्रेस नहीं होगा। वो इतने साल से इंग्लिश के बाबा जी हैं, वो समझते हैं हर चीज़ को, उनको पता है हर चीज़ का। उनको असल में आपके आइडियाज़ इम्प्रेस करेंगे और द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दोज आइडियाज़। तो कैसे एक्सप्रेस करना है उन आइडियाज़ को? सिंप्लिसिटी, सिंपल तरीके से। उसको प्यार से एग्जामिनर को आपने उंगली पकड़ के अपने ऐसे में से गुजारना है कि उसको मुश्किल कोई ना है। जैसे एक बच्चे को लेकर जाते हैं, उसको दिखाते हैं, वैसे आपने उसको दिखानी है हर चीज़। ये देखो मेरे ऐसे की ये वाली डायमेंशन, मेरे ऐसे की ये वाली डायमेंशन, वो वाली डायमेंशन, ऊपर वाली डायमेंशन, नीचे वाली डायमेंशन, राइट से लेफ़्ट से, हर जगह से। ये देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने ऐसे लिखा तो मैंने उसको ऐसे को पहले मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा ऐसे लिखूं, लेकिन अचानक मेरे जहन में क्लिक किया कि यार मॉडर्निटी वाला ऐसे जो है इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकता हूं। दिस वाज क्रोनोलॉजिकल ऐसे। तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा, डिफरेंट डायमेंशंस को डिस्कस किया और उसमें डिफरेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस को डिस्कस किया। ये भी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे मैं लेकर चला। तो आइंस्टाइन क्या कहता है जी? आइंस्टाइन को आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। वो कहता है कि जी इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। तो मुश्किल वोकेबलरी और मुश्किल सेंटेंसेस के चक्करों में क्या हम अपने पेपर चेक करने वाला जो है उसको ये जाहिर कर रहे हैं कि जी हमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं? इस चीज़ में शर्मिंदगी महसूस ना करें कि आप सादा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन अल्फाज को सेंटेंस की सूरत में ऐसे परोएं कि एक खूबसूरत सी माला बने, एक खूबसूरत सा हार बने उससे। उन सिंपल अल्फाज को ऐसे परोएं कि वो हार बने और आपका जो पेपर चेकर है वो उस माला को, उस हार को पहनने के लिए बेताब हो जाए। जब आप स्टार्ट करें तो अश कर उठे कि कितने ही प्यार से इसने ऐसे को स्टार्ट किया है, कितने ही अनोखे अंदाज में। अब वो अनोखा अंदाज क्या है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। अनोखा अंदाज ये नहीं है कि बड़ी डिफरेंट कर दिया, नो। CSS कैसे स्पेसिफिक इसका एक टेम्पलेट है। तो ये चीज़ें थी कि जो कि ऐसे लिखने से पहले आपको आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कौन आपसे ऐसे डिमांड कर रहा है। तो अब मेन चीज़ कि जी ऐसे लिखना कैसे है। ऐसे के 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। एक इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी ऑफ द ऐसे और थर्ड जो है वो कंक्लूजन है। तो इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें, जनरल स्टेटमेंट्स और थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट कोशिश करें कि सिर्फ एक स्टेटमेंट हो, सिर्फ एक। जनरल स्टेटमेंट सबसे पहला सेंटेंस आपके ऐसे के टॉपिक का आंसर हो, डायरेक्टली उसको हिट कर रहा हो, या पहले 2 से 3 सेंटेंसेस उसको हिट कर रहे हो। अब जैसे मॉडर्निटी इज़ एन अनएंडिंग प्रोजेक्ट जो ऐसे है, इसमें मैंने पास्ट से लेकर उसको प्रेजेंट तक एक सिनेरियो बनाया और फिर मैं एंड पर क्या सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज़ मॉडर्निटी। पहले मैंने मॉडर्निटी को डिफाइन कर दिया और बड़े प्यार से लिख दिया दिस इज़ मॉडर्निटी, यानी कि उसको पता लग गया मॉडर्निटी को मैंने जो डिफ़ाइन किया मैं इसी चीज़ को साथ आगे लेकर चलूँगा। जो चीज़ मैंने डिफ़ाइन कर दी उसी चीज़ को मैं आगे लेकर चलूँगा। बल्कि इससे भी पहले एक चीज़ है आउटलाइन। आउटलाइन जो है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। वो लिखना एक तो इसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो पेपर चेक करने वाला है वो आउटलाइन को ज़रूर चेक करता है और उसमें से अंदाज़ा लगा लेता है कि आप क्या लिखने वाले हैं, कैसे लिखने वाले हैं और क्यों लिखने वाले हैं और क्या उसकी वर्थ है, क्या ऐसे में ऐसे वाकई इसका ऐसे पढ़ने वाला है। तो आउटलाइन को जब आपने लिखना है तो उसमें
जो है जनरल स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट को ज़रूर लिख देना है उसमें, या अगर नहीं लिखना चाह रहे तो उसको एक आप इस तरह सस्पेंस के तौर पर रखें पेपर चेकर के लिए, एग्जामिनर के लिए, कुछ बुराई नहीं है इसमें। तो उसको, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, आपकी जो लिखते हैं आप आउटलाइन, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपने 2500 अल्फाज लिखने हैं तो एक बड़े से बड़ा दिमाग भी इधर उधर घूम सकता है, लेकिन जब आपने आउटलाइन लिख दी तो आपको पता चल गया मैंने क्या क्या पॉइंट डिस्कस करना है। तो पहले पॉइंट से लेकर दूसरा तीसरा आउटलाइन की सीक्वेंस में उसको डिस्कस करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मजाल है कि आप इधर से उधर हो जाएं, मजाल है कि आप उस स्कोप से निकल जाएं जो आपने डिस्कस करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने क्या क्या डिस्कस करना है। पेज खोलें, चेक करें, हाँ ये पॉइंट लिख दिया, इसके बाद ये वाला पॉइंट है, उसके एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए उसका, कि वाकई सीक्वेंस का पता चले। ये नहीं कि पहले आप प्रेजेंट को डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं, या पहले इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद कॉजेज़, कर भी सकते हैं इफेक्ट और कॉजेज़, लेकिन पहले कॉजेज़ और इफेक्ट, इस तरह अच्छा लगता है, क्योंकि पहले कॉज हो तो फिर ही तो इफेक्ट होता है। आप एक बटन दबाएंगे तो पंखा चलेगा, पहले पंखा चलेगा फिर बटन दबाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है। एक चीज़ ऐसी होती है कि जिसका मतलब कि उसको एग्जामिनर को आपने ऐसे लिखना है कि उसको मज़ा आए पढ़ के, कि यार आई रियली एंजॉयड इट। अच्छा जी, तो ये इसमें यह है कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप जनरल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उसमें आपने डायरेक्टली टॉपिक को डिस्कस करना है, उसके बाद उसका थोड़ा सा पास्ट या जो भी चीज़ है उस टॉपिक को जनरली डिस्कस करके आपने एक थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है कि जो ये बताएगी कि आपके ऐसे में नेक्स्ट क्या आने वाला है, आपके ऐसे में नेक्स्ट अब क्या चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्कस करने लगे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि जी ये चीज़ पास्ट में ऐसी थी, प्रेजेंट में ऐसे, और फ्यूचर में इसके बारे में ये होगा। तो फिर आप उसके पास्ट पर को पहले डिस्कस करें पूरा, फिर उसके प्रेजेंट को डिस्कस करें, और फिर उसके फ्यूचर को डिस्कस करें पूरा। ऐसे पूरी बॉडी में ये तीन चीज़ें हैं, इसके अंदर आप डायमेंशंस डिफरेंट लिखें उसकी। तो ये थीसिस स्टेटमेंट है और ये बहुत ज़रूरी है, आपका एग्जामिनर इसको ज़रूर चेक करेगा। अब आते हैं दूसरी चीज़, बॉडी ऑफ द एसे। इसमें दो चीज़ें भी अहम हैं, थिंक एंड रिकॉल, और दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइज। ये जब आप आउटलाइन लिख रहे हैं उसी टाइम आप काम कर रहे हैं, थिंक एंड रिकॉल एंड ऑर्गेनाइज। अब इनको सीक्वेंस वाइज करना है, पहले थिंक एंड रिकॉल, उसके बाद ऑर्गेनाइज। ये नहीं सोच रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने पहले पॉइंट्स लिख लें, लिखते जाएं मुझे इस टॉपिक ये पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद आपने उसको, जैसे कहते हैं वो एक बाग में छांटी करते हैं, वो जो चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं उसको काट देते हैं, उसी तरह जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं उनको काट दें, और जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको ऑर्गेनाइज कर लें। अब थिंक एंड रिकॉल में क्या चीज़ होगी, इसमें होगी जी हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस उस टॉपिक की, और वर्टिकल डायमेंशंस। अब हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस क्या हैं, वो हैं कि जी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव, इस तरह के पर्सपेक्टिव। हर ऐसे में आप ये पर्सपेक्टिव डिस्कस कर सकते हैं। आप बस ये याद रखें, आपको कोई भी ऐसे आए आप सोचें अच्छा ये ऐसे करना है, चलो जी इसका सोसाइटी पे क्या असर है, इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर है, इसके लीगल पॉइंट्स क्या हैं, और इस तरह। और वर्टिकल डायमेंशन क्या होगी, एक जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, इन्वायरमेंट पर इसके क्या असरात हैं, ये कॉन्सेप्ट्स, इसके कॉन्सेप्ट्स के ये कैसे असरअंदाज होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है। और दो अहम चीज़ें वो ये हैं कि जी फैक्ट्स,
फैक्ट्स विल हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। फ़र्ज़ करें आप इन्वायरमेंट के बारे में ही लिख सकते हैं, आप कोई रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं कि फैक्ट लिख सकते हैं कि जी टूरिज़म जो है इतने इतने % इंक्रीज़ हुआ कि जी इस वजह से कि उन्होंने इन्वायरमेंट को बड़ा उधर प्यारा कर दिया उस जगह पर, या टूरिज़म एक जगह पर डिक्रीज़ हुआ कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से डिक्रीज़ हो गया, इतने इतने % डिक्रीज़ हो गया। तो इस तरह वो आपको प्रूव करेंगे। और कोटेशंस ये हैं सब्सटेंशिएट करेंगे वो आपके पॉइंट को, कोटेशंस जो हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं, इनको साथ लेकर चलना है, लेकिन बिला ज़रूरत इन चीज़ों को नहीं लिखना और ना ही पूरा पेपर कोटेशन से और इनसे भर देना है। वो तो आपको जानना चाह रहे हैं ना, उनके लिए आइंस्टाइन की कोटेशन ठीक है, अगर वो बिल्कुल फिट होती है तो लिखें, वरना ना लिखें, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत है वहाँ पर आप समझते हैं, हाँ जी ये पढ़कर एग्जामिनर जो है वो आपका खुश होगा, उसको पता चलेगा हाँ इसको तो कोटेशन भी आती हैं, इसकी तो स्टडी वास्ट है। आपने इंप्रेशन एक डालना है अपने पेपर चेक करने वाले पर, तो आप लिख सकते हैं वो। अच्छा ये तो हो गया थिंक एंड रिकॉल। आप ऑर्गेनाइज में प्रून एंड प्रायोरिटाइज के प्रायोरिटी बनाएं, कहाँ ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ मैंने यूएन के हवाले से ये चीज़ लिखती हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई जेंडर इक्वलिटी के बारे में टॉपिक आ जाता है, तो ये चीज़ जो है नहीं, ये मैं चूँकि अपने कंट्री की सर्विसेज में जाना चाह रहा हूँ, लिहाजा मुझे ये चीज़ मेरे कंट्री के कानून के ख़िलाफ़ जा रही है, मैं जी ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है, ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, ये चीज़ हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, ये चीज़ लिख दूँ, अच्छा है। इस तरह उसकी प्रूनिंग करें। स्पेशली वर्टिकल थिंकिंग में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वर्टिकल थिंकिंग में स्पेशली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी प्रूनिंग करें। आपके कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो उसके अंदर एक डायमेंशन के अंदर आ रहे हैं, और ब्रिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डायमेंशंस। जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, मतलब पहले आपने प्रॉब्लम्स लिख दी किसी चीज़ की, उसके बाद आप उसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो गया। अब जो है ऑर्गेनाइज जब आपने करना है, आपने उसके अंदर एक फ़्लो लेकर आना है, अपने ऐसे के अंदर एक फ़्लो लेकर आना है। सब लोग कहते तो हैं कि ये एक फ़्लो लेकर आना है कि आपका ऐसे फ़्लो हो, उसको पढ़ने में मज़ा है, ये नहीं कि पहले एक बात उसके बाद दूसरी बात रैंडम कर दी, इस तरह नहीं, एक फ़्लो। अब फ़्लो कैसे आएगा? बाय द एंड ऑफ एन आइडिया बिल्ड ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट। आप ये लिखते हैं कि जी इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ये है, और साथ ही एंड पर थोड़ा सा चुटकुला ये छोड़ देते हैं कि जी इसके सिर्फ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ही नहीं है, इसकी और बड़े ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स हैं, इसका एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव भी होगा। तो वो आप नेक्स्ट पैराग्राफ पर डिस्कस कर दें। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ की खुद बहुत जगह बन गई कि आपने एंड पर कह दिया कि जी हाँ इसकी दूसरा पॉइंट ये है, इस तो नेक्स्ट टॉपिक की जगह बन गई खुद बहुत। अब हिंट्स, गिविंग हिंट्स ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक, वो भी इसी तरह कि आप हिंट दे दें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी एग्जांपल्स ढूंढें। और वो कब आएंगे? जब आप रीडिंग को वास्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। और मुश्किल चीज़ों को रीड करने की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल बुक्स को रीड कर सकते हैं आप। सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट अप्रोच इन CSS। और उसके अलावा ब्रिंगिंग अप प्रॉब्लम्स ऑफ करंट आइडिया टू डिस्कस इन नेक्स्ट पैराग्राफ्स, यानी कि कुछ पैराग्राफ्स में आपने एक प्रॉब्लम लिख दी, यानी कि फ़र्ज़ करें प्लास्टिक के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, तो आप उसकी एक पैराग्राफ में आपने उसकी प्रॉब्लम लिख दी। लेकिन अब आपने एक चीज़ को याद रखें, जब आप प्रॉब्लम अपने ऐसे में लिख रहे हैं तो सोल्यूशन उसका ज़रूर लिख कर आना है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक सिविल सर्वेंट से कि वो प्रॉब्लम्स को हल करे। तो जब आपने एक प्रॉब्लम उधर छोड़ दी तो उसको क्लोज भी करके आना है आपने, उसको हल भी करके आना है आपने। तो जो प्रॉब्लम लिख रहे हैं उसको हल करें। और शोइंग अप लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब लॉजिकल सीक्वेंस हो। पहले आप एक चीज़ की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप डिस्कस कर रहे हैं जी फ़र्ज़ करें इंडिविजुअल से डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक डिस्कस किया,
इंडिविजुअल के पास जाहिर है उसकी फैमिली, एक लॉजिकल पॉइंट है ना, उसकी फैमिली, इंडिविजुअल्स मेक अ फैमिली, तो उसके बाद फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू के बाद आपने एक सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को डिस्कस कर लिया, फिर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह। तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बन गया। तो ये है जी, आपने इस तरह लिखना, चीज़ें ऐसे ईजी होंगी। और कंक्लूजन, जब आपने बॉडी लिख दी उसके बाद कंक्लूजन स्टूडेंट सोचते हैं कि जी कंक्लूजन में क्या लिखा जाए, और काफ़ी जगहों पर वो मिसगाइड भी होते हैं कि जी कंक्लूजन में एक ऐसा हो कि जी वो अश कर उठे। तो कंक्लूजन भी आपका सिंपल हो, और कंक्लूजन में कोई भी बात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, इसी की तरफ मैं आने वाला हूँ। कंक्लूजन में कोई भी बात ऐसी नहीं करनी जो कि आपने पहले डिस्कस नहीं की। कंक्लूजन का मतलब है नतीजा। तो नतीजा तो वही है जो चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हैं, उन्हीं चीज़ों का तो नतीजा निकालना है आपने। बजाय इसके कोई नई बात डिस्कस कर दें, वो नई बात को फिर कब डिस्कस करेंगे आप? फिर उसको अगर एक दो पॉइंट उसका लिख दिए तो उसको कब डिस्कस करेंगे? क्या वो पेपर चेक करने वाला जो वो है एग्जामिनर, वो आपको बुलाएगा कि जी आए बताएं इसके बारे में? वो थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आपने हर चीज़ उधर बयान करके आनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो आपका कंक्लूजन है उसके अंदर आपने जो सब डिस्कस किया है उसका एक निचोड़ लिखना है आपने, वो सब पॉइंट्स का निचोड़, एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं, जो शुरू से अंत तक चीज़ें लिखी हैं। देखें, इंट्रोडक्शन में आपने ये बता दिया कि आप क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बॉडी में आपने वो सब कुछ डिस्कस कर दिया, और कंक्लूजन में आपने ये बता दिया कि मैंने ये डिस्कस किया है। वो ही पॉइंट्स रिपीट कंक्लूजन में थोड़े से अल्फाज में। ये चीज़ है CSS का इंग्लिश ऐसे, एक सिंपल अप्रोच। और आपने एक क्वेश्चन किया कि जी मटेरियल कहाँ से आए। देखें, मटेरियल होगा तो आप इंग्लिश के ऐसे को सॉल्व कर सकेंगे। तो मटेरियल आपके पास आएगा जो कुछ भी आप रीड करते हैं वहाँ से, आपके इस्लामिक स्टडीज से। मैंने जब ऐसे को सॉल्व किया अपने ऐसे, तो मैंने उसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी लिख दिया। जब मैंने इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी है और एक अच्छा मुझे आइडिया आया है कि जी मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी लिखूं, तो मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी लिखा है। इस्लामिक स्टडीज़ हेल्प मी अलॉट, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आप उसमें कोई लिख दें, केमिस्ट्री के लिहाज से देख लें। इसके अलावा जी आपने जेंडर स्टडीज़ रखा है, आपने सोशियोलॉजी रखी है। तो ये जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे वो सब आपको ऐसे मटेरियल प्रोवाइड नहीं, स्पेशली करंट अफेयर्स, जेंडर स्टडीज, सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेस, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, इस तरह के सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स आपको ऐसे का जो है मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऐसे की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, बुक्स पढ़ें। उन बुक्स में से जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लें कि पेपर में फ़र्ज़ करें वो पूछ लेता है पॉलिटिक्स के बारे में, और आपने कैसे पढ़ा हुआ है पॉलिटिक्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स आपने लिख लिए थे वो आपको याद है, उन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, एक मिसाल देता हूँ कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं जितने सब्जेक्ट्स में, फ़र्ज़ करेंगे वो फूल हैं, आपने बाग उगाना है, आप अपनी मर्ज़ी का जो फ्लावर है अपनी मर्ज़ी का फूल पकड़ के उस बाग में लगा रहे हैं, अपने ऐसे में मर्ज़ी का कॉन्सेप्ट पकड़ के लगा रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट्स आपको याद कब आएंगे? जब आप ये सोचेंगे कोई भी टॉपिक है, आप देखेंगे हाँ जी इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसका पॉलिटिक्स के क्या ताल्लुक है, अच्छा इंटरनेशनल रिलेशंस में इसके बारे में क्या था, अच्छा जी हाँ पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में क्या था, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में भी तो इसकी कोई चीज़ नहीं है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए से मुझे क्या सबक मिलता है। अपने हर क्वेश्चन में ऐसे के अलावा भी आप ऐसा कर सकते हैं। I used to implement this technique। तो ये है इंग्लिश ऐसे।
कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपने वो 11 सब्जेक्ट जो पढ़े हैं, 10-11 सब्जेक्ट, उनका मटेरियल उठा के लिखना है। लिखना आना चाहिए, सिंपल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन लिखें, बॉडी लिखें, कंक्लूजन लिखें, अल्लाह का नाम लें, शुरू करें। एक ऐसा टॉपिक चूज़ करें कि जिस पर आप लिख सकते हों। टॉपिक चूज़ करने में अगर थोड़ा टाइम भी लगता है तो कोई बात नहीं, टॉपिक को चूज़ करें आराम से, सुकून से कि हाँ ये टॉपिक करना है, और फिर जो कर रहे हैं उसकी आउटलाइन बनाएं, फिर उसको सॉल्व करें। आउटलाइन जो है प्रेफरेबली इनको फ्रेजेस में लिखें, प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है वो। ये नहीं कि पूरे सेंटेंसेस लिखने, सेंटेंसेस तो आपने अपने ऐसे में भी लिखने हैं, लिहाजा जो है इसको फ्रेज़ की फॉर्म में लिखें, विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, या इस तरह, यानी कि फ्रेज़ की फ्रेजल फॉर्म में। तो ये बड़ा प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो ये था जी आपका इंग्लिश ऐसे। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, और उम्मीद है कि जो कुछ मैंने बताया उस पर अमल करेंगे। अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। तो इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।